स्ट्रक्चर जो तैयार है वो कैसा है, ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिडंडेंट है, कि मेथड ऑफ जॉइंट वहीं पे लगेगा जहां। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो भाई देखो, आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रस डिज़ाइन की, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट ईएससी में बहुत अच्छे मार्क्स से इसका कवरेज होता है, ठीक है। तो देखो, ट्रस क्या होता है। ट्रस की अगर हम बात करें, ट्रस क्या होता है ना कि एक रिजिड फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर होता है जो कई मेंबर को कनेक्ट करके, मतलब से बार हो गया, उसको कनेक्ट करके ना ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है। इसका काम क्या होता है ना कि ये लोड को एफिशिएंटली बियर करता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फोर्स, जो लोड भी जाता है ना, आपने देखा होगा ऐसे, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू द मेंबर ना, तो ये काफ़ी हैवी लोड को एफिशिएंटली ये बियर कर सकता है। आपने ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे जो ब्रिज पे होते हैं। देखो, आप देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ये सब मेंबर है। इनको अगर हम बात करें ना, ये जो है ये सब मेंबर है, ठीक है, ये सब। तो इन मेंबर को क्या होता है ना, इन टू इन कनेक्ट करके रिवेट जॉइंट या समथिंग जॉइंट से जो भी चीज़ें होती हैं उसके थ्रू कनेक्ट करके ना, ये हम बड़े स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत हैवी लोड जो है ना, ये आराम से ये बियर कर सकता है, क्योंकि लोड को ना अलग अलग मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो एक बात नोटिस करो कि जहाँ भी ये मेंबर होते हैं, आप सोचते हो कि यार इतने ज़्यादा क्यों लगे हुए हैं। जब कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसका काम होता है ना कि उसको कैसे डिज़ाइन चाहिए, कैसा शेप चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे, और हमारा जो लोड, हम जो चाहते हैं कि लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सिर्फ, और भारी से भारी लोड वो बियर कर सके स्ट्रक्चर ना, तो उस वजह से, उस पर्पस से कई तरीकों को देखते हुए ये डिज़ाइनिंग की जाती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो ये, अगर इसका बेसिक कंपोनेंट देखोगे कि भाई ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो बनता है, लेकिन उसमें मेन जो लगता क्या है, देखो ये मेंबर है, ठीक है, ये कोई मेंबर है, ये मेंबर है। ऐसे मेंबर को कनेक्ट करके, इन टू इन कनेक्ट करके बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। ये आपको एक दिख रहा होगा, ये जॉइंट है, कि आप इसको रिवेटेड करते हो, वेल्डेड करते हो, वट एवर द रिक्वायरमेंट ना, उसके हिसाब से आप वेट करते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको ये नज़र रखना है कि जो मेंबर होते हैं ना, इन मेंबर में ना दो ही फोर्स काम करती है। एक तो देखो, या तो ये एक्शियली जो है, या टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड को ही बियर करती है, इसमें शियर बेंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो तैयार होता है स्ट्रस के द्वारा ना, उसमें सिर्फ एक्सियल लोड होगा, वो चाहे टेंसाइल नेचर का हो सकता है या कंप्रेसिव नेचर का हो सकता है, बट शियर बेंडिंग नहीं होता। आप देखो, टेंसाइल नेचर मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड कंप्रेसिव मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में मेंबर के लगता है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपने ऐसे बहुत सारे नोटिस किया होगा कि जैसे एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है, चलो हम ब्रिज एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ब्रिज पे जब व्हीकल गुजरती है, तो हमको लगता है कि यार पूरा तो प्लेन है, लेकिन वो स्ट्रक्चर के नीचे देखोगे ना, तो पूरा एक ट्रस की डिज़ाइन होती है, ठीक है। जो मेंबर जो डिज़ाइन कर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, उसमें ट्रस है। तो आप देखोगे ऐसे, तो इसे कोई लोड जब लगता है ना, तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तभी ये मेंबर पूरे सपोर्ट करते हैं। आप ब्रिज के नीचे कभी देखना, ऐसे मेंबर आपके लगे रहते हैं। अगर इसमें से एक मेंबर भी टूट जाए या फ्रैक्चर, मतलब कुछ भी हो जाए, किसी वजह से डैमेज हो जाए ना, तो इसकी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको किसी भी तरीके से, चाहे इसको रिप्लेस करो, वेल्ड करो, चाहे जो भी करो, वरना ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बकल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ये 1 बाय 1 कनेक्ट करके पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और ये पूरी उस तरह डिज़ाइन की गई है कि लोड को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना हर मेंबर के थ्रू। तो उसका एक पैटर्न है। अगर एक भी स्ट्रक्चर खराब हुआ तो पूरा ब्रिज आपका ढह जाएगा। तो आपने देखा होगा बड़े जो ब्रिज गिर जाते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर की, आपको लगता है यार पूरा स्ट्रक्चर तो बढ़िया था, फिर कैसे खराब हो गया। उसका एक भी मेंबर जो डिज़ाइन किया गया है, अगर वो फेल होता है तो पूरा स्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी डिज़ाइन की हम बात करते हैं कि देखो, जब हम बात करें कि अगर हम जो हमारा जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है कि अगर हम ट्रस को डिज़ाइन करते हैं कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, या डिफिशिएंट है, या व्हाट एवर द रीज़न की भाई उसमें फ्रेम कितने लगे हैं, और उसमें और फ्रेम लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसकी एक इक्वेशन है, m=2j। चलो हम यहाँ बताते हैं, m=2j एक इक्वेशन है, ठीक है। m=2j-3 एक इक्वेशन है। तो इसमें सब क्या है, क्या इसमें इनका मतलब क्या है। देखो, अगर हम बात करें तो सपोज करो कि हम ले रहे हैं, ये स्टेबिलिटी की इक्वेशन है, m=2j-3, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको 1 बाय 1 करके तुम देखोगे तो इसमें m जो है वो है कि उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ मेंबर कितने लगे हुए हैं। बात समझो, नंबर ऑफ मेंबर कितने लगे हुए हैं उस पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि जे क्या है, ये नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट मतलब उस स्ट्रक्चर में कितने ज्वाइंट हैं,
उनको, तो अगर वो स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, या हमें चेक करना है कि ये स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है ये हमारे लिए स्टेबल है, अनस्टेबल है, कि रिडंडेंट क्या है, तो उसके लिए हमें ये इससे चेक करना पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी को। तो m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर एंड j इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो उसके पूरे में अगर हमें कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो आपकी कंडीशन है कि जब ये इक्वल में रहे, मतलब 3 कंडीशन बनती है। केस नंबर 1 बनता है कि m इक्वल टू 2j माइनस 3, ठीक है। अगर ये कंडीशन बनती है, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट को पुट करें और इन दोनों को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को अगर हम इसको इक्वल करें, सॉल्व करें, और पता चला कि जितने हमारे नंबर ऑफ मेंबर हैं और यहाँ ज्वाइंट रखने इधर की जो वैल्यू आती है ये दोनों इक्वल आती है, तो वो कहा जाता है, उसकी कंडीशन बनती है कि वो एक परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट है मतलब आप कह सकते हो कि स्टेबल मेंबर है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रस जो वो है, ट्रस इज स्टेबल, ठीक है, वो ट्रस स्टेबल है, ठीक है, कि मतलब वो अच्छे तरीके से लोड को बियर कर सकती है, ठीक है। और अगर यहीं पे आ जाए केस, यहीं पे अगर केस आ जाए कि m इज लेस देन, सपोज करो हम मारते हैं m लेस देन 2j माइनस 3, ठीक है, m लेस देन 2j माइनस 3 हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या मतलब 2j माइनस 3, मतलब अगर हम ज्वाइंट पुट करें कि उस स्टेटमेंट में नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं और नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, अगर उनको हम पूरा दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें, अगर उसमें हमें पता चल रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है मतलब नंबर ऑफ मेंबर है वो कम है, लेकिन जो हमारा इस साइड का राइट हैंड साइड का पार्ट है इसको ये ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर हम ये सीधे कहेंगे, वहाँ पर हम ये सीधे कह सकते हैं कि भाई कि यहाँ पर ये ट्रस जो है वो क्या है, डिफिशियंट है। वो ट्रस क्या है, वो डिफिशियंट है। क्यों डिफिशियंट है? क्योंकि भाई मेंबर कम है, नंबर ऑफ मेंबर कम है। जब नंबर ऑफ मेंबर कम है तो भाई वो हमारी जो हमारे स्ट्रक्चर है ना वो उतने लोड बियर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डिफिशियंट है, मतलब अनस्टेबल है। हम इसको कह सकते हैं कि ट्रस इज अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल हम कह सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि जब तीसरा कंडीशन आती है कि अगर नंबर ऑफ मेंबर इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, तीसरा कंडीशन ये है, ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाए और जो हमारा राइट साइड का पार्ट है वो हमारा कम हो जाए, तो यहाँ पे जो केस आता है कि भाई अगर ऐसा कंडीशन बनता है तब क्या होगा, तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो गए, मतलब इस स्ट्रक्चर में लगे हुए जो मेंबर हैं वो रिडंडेंट, उसमें कई मेंबर रिडंडेंट है जिनका कोई काम ही नहीं होता। रिडंडेंट मतलब जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे केस बनेगा कि रिडंडेंट मेंबर, ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर में रिडंडेंट मेंबर है, ठीक है, रिडंडेंट मेंबर उस स्ट्रक्चर में रिडंडेंट मेंबर है। लेकिन अगर इसको हम समझेंगे कि भाई इससे पता कैसे चलेगा, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये 3 केसेस है, आप ये 3 केसेस को ध्यान रखो, हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। कि मान लो क्वेश्चन लेते हैं कि अगर सपोज करो कि एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा दिया हो कि हम मानते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। सपोज करो कि चलो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हम ट्रस का ले रहे हैं कि सपोज करो एक ट्रस का स्ट्रक्चर है ऐसे करके ऐसे, और उसके यहाँ पे हम इसको पूरा करते हैं कि ये पूरा मिला हुआ है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, और हम मानते हैं कि एक यहाँ पे फिक्स है और एक रोलर सपोर्ट है, ठीक, एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। अब हमको ये कह दिया जाए कि ये पता करो कि ये परफेक्ट मेंबर है, मतलब डिफिशिएंट है, स्टेबल अनस्टेबल व्हाटएवर द रिडंडेंट मेंबर है, क्या है इसकी। अगर इसकी स्टेबिलिटी पता करना हो तो सबसे पहले हमें इसके नंबर ऑफ मेंबर को काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ज्वाइंट को काउंट करना पड़ेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं चेंज करूँ कलर को, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम क्या कहोगे कि भाई साहब देखो मेंबर, एक मेंबर तो ये हो गया, एक मेंबर, ठीक है, और ये वाला पार्ट 2 मेंबर, ये 3 मेंबर, ये 4 मेंबर, ये 5 मेंबर, ये 6 मेंबर, ये 7 मेंबर, ये 8 मेंबर और ये 9 मेंबर।
तो इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, नंबर ऑफ मेंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ मेंबर कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ मेंबर मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मेंबर जो है m जो है वो 9 है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि इसमें ज्वाइंट कितने हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई देखो एक ज्वाइंट यहाँ पे है, एक ज्वाइंट ये है, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये 2 ज्वाइंट आपके हो गए। ये आपका तीसरा ज्वाइंट हो गया, ये तीसरा ज्वाइंट हो गया, ये आपका चौथा ज्वाइंट हो गया। ठीक, ये आपका 5वां ज्वाइंट और ये आपका 6ठा ज्वाइंट। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने आ गए आपके 6। ठीक, अब इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें हम पुट करते हैं। तो m = 2j - 3। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 9। 9 = 2 क्रॉस j कितने 6, 6 - 3। ठीक, तो इसको पुट करते हैं। तो 9 = 12 - 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 = 9। मतलब क्या समझे, मतलब ये कि हमारा इक्वल में है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब ये कंडीशन इक्वल में होती है तो क्या बनता है कि ये मेंबर जो है ये एक स्टेबल है, मतलब ये ट्रस ये स्टेबल है। ठीक है, ये कंडीशन बनता है। उसी तरह आप कभी देखोगे कि मान लो सपोज करो इसको हटा देंगे, ये वाला पार्ट हट गया, तो बाकी जितने मेंबर बचेंगे उस कितने ज्वाइंट बचेंगे, फिर उनसे काउंट करो। तो अगर जैसा आपकी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को तो सॉल्व करने के बाद जैसे भी कंडीशन आती है कि सपोज करो मैंने सॉल्व किया होता और यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन आ जाती कि नहीं भाई, यहाँ पे जो है यहाँ पे सपोज करो आता कि 9 आता और इस साइड आया था 7। तो यहाँ पे क्या होता कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या होती कि भाई 9 > 7 है। ठीक है, 9 > 7 है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी वाली होती कि भाई मेंबर इसमें ज़्यादा हैं। तो ये क्या आया था कि भाई मेंबर इसमें ज़्यादा हैं, तो ये तो रिडंडेंट हो गया, मतलब ये रिडंडेंट कंडीशन हो गया, मतलब इसमें 2 मेंबर इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे मैं सॉल्व करता और पता चलता कि भाई इस साइड तो 9 है और इस साइड 12 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता कि भाई 9 से 9 कम है और 12 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मेंबर क्या हो गए कम। तो जब मेंबर कम हो गए तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई कि ये तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल की कंडीशन है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन बन जाती है। तो इसी तरह आप केस में को चेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया है स्ट्रेस का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक तरीके से स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं और ज्वाइंट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर जो तैयार है वो कैसा है। ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिडंडेंट है, डिफिशिएंट है, व्हाटएवर द रीज़न क्या है। लेकिन जब ट्रेस की डिज़ाइन होती है, अगर हमको ट्रेस की एनालिसिस करनी है, उसके फोर्स को निकालना है, उसके मतलब कि कौन से जॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, जो हमारा लोड बियर कर रहा है वो फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो सबको हमको पता करना है। तो 2 कंडीशन बनती है कि ट्रेस की एनालिसिस करने के लिए। एक आती कंडीशन आपका मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा आता है मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो हम अभी देख रहे हैं कि हम मेथड ऑफ जॉइंट को देख रहे हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट क्या है। सपोज करो ये कंडीशन बन रही है कि भाई मेथड ऑफ जॉइंट क्या है, कि मेथड ऑफ जॉइंट क्या है। देखो आप किसी भी स्ट्रक्चर को जब निकालोगे तो उसके 2 ही तरीके हैं ट्रस की एनालिसिस करने के लिए, जॉइंट एंड सेक्शन। तो आप एक ट्रस लो, जैसे मान लो आपका ये मेंबर है, सबसे पहले चाहे आपको सेक्शन निकालना हो चाहे जॉइंट निकालना हो, सबसे पहले आपका होगा कि सबसे पहले उसमें एक्सटर्नल जो रिएक्शन लगे हैं सबसे पहले मुझे उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब जो मेंबर हमारा है उसके सबसे पहले हमें एक्सटर्नल रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल रिएक्शन निकालने के बाद हमें पता करना पड़ेगा कि हमें किस सेक्शन का या किस मेंबर का हमें फोर्स पता करना है, मतलब स्ट्रेस पता करना है या फोर्स पता करना है। उस मेंबर में हमें ये देखना होगा कि उसमें नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, कि उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, अननोन मेंबर। अगर अननोन मेंबर 2 हैं, ठीक है, तो और उस पर रिएक्शन है, तो इस हिसाब से हम उसको नंबर ऑफ जॉइंट से पता कर सकते हैं। लेकिन हमें पता चला कि नंबर ऑफ मेंबर जो है वो अननोन मेंबर की संख्या, नंबर ऑफ अननोन मेंबर की संख्या 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो वहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन लगाना पड़ेगा। मेथड ऑफ जॉइंट से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मेथड ऑफ जॉइंट सिर्फ वहीं लगा सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम 2 अननोन मेंबर प्रेजेंट हों, वहाँ पे आप मेथड ऑफ जॉइंट लगा सकते हो।
अगर उससे ज़्यादा है तो हमें मेथड ऑफ सेक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन के लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम 3 अननोन होना चाहिए। 3 से ज़्यादा होंगे तो मेथड ऑफ सेक्शन नहीं लगा पाएंगे, तो हमें ऐसे सेक्शन को कट करना पड़ेगा कि जहाँ पे मैक्सिमम 3 अननोन हो, ताकि हम मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व कर सकें। तो हमें ट्रस्ट को सॉल्व करते समय हमें वो देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर हम कट करेंगे, जिस सेक्शन पे हम कट करें, ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि जहाँ पे मैक्सिमम सेक्शन हमारा 3 अननोन हो, ताकि हम उसकी एनालिसिस कर सकें, उसके फोर्स को हम पता कर सकें। ठीक है, तो ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जॉइंट और सेक्शन हम कहाँ लगा सकते हैं। जॉइंट आप बहुत ईजिली तरीके से लगा सकते हो, लेकिन सेक्शन आपको लगाना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं जॉइंट। अगर नहीं लगा पाए तो वहाँ पे हमें सेक्शन लगाना पड़ेगा, मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सब ये आपका मेंबर है। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन फाइंड करो। ठीक है, जब रिएक्शन फाइंड कर लिए कि हाँ भाई हमको पता चल गया कि यहाँ पे 2 सपोर्ट थे, तो और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कंबाइंडली करके, सपोज करो ये 2 रिएक्शन थे और इधर मान लो सपोज एक फोर्स भी लग रहा था, फोर्स F लग रहा था, 100 न्यूटन का दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रिएक्शन RA प्लस RB इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन आपकी ये बनती है कि दूसरी इक्वेशन अभी हमें RA प्लस RB चूँकि 100 मिला, लेकिन हमें ये पूरा मिला नहीं कि RA कितना है RB कितना है। तो सपोज करो ये लेंथ कुछ दिया होगा, लेंथ दिया होगा 10 मीटर और ये भी लेंथ दिया होगा 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर लेंथ दिया होगा। तो अब क्या करोगे, किसी एक रिएक्शन के अबाउट आप मोमेंट ले लोगे। सपोज करो रिएक्शन A है, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जब जिसके अबाउट आप मोमेंट लोगे तो वो वाला रिएक्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट RA, ठीक है, मोमेंट अबाउट RA इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम मोमेंट RA के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको लेंगे तो F फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, F फोर्स अप्लाई इनटू डिस्टेंस, तो कितने मीटर पे है, 10 पे। तो फोर्स हम सपोज करो ये लेंगे 100 इंटू 10। अब ये दूसरा रिएक्शन हमारा RB है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस RB क्रॉस कितना है, ये 10 और ये प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1000 इज इक्वल टू RB डिवाइड बाई 20, इधर कर देंगे। तो इस तरीके से आप कट जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे RB आ गया, RB की वैल्यू कितना आ गया 50, RB की 50 आ गई। RB में आप RB यहाँ पुट करोगे और फिर यहाँ से आपकी RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये 50 इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 50। तो RA और RB मतलब जो रिएक्शन हमारे हैं RA और RB, वहाँ दोनों वैल्यू आपकी 50-50 मिल गई। तो अब एक रिएक्शन मिल गया, तो अब हमको पता ये करना होगा कि भाई ये तो रिएक्शन मिल गया। अब हमको सपोज करो कि ये मेंबर हमारा A है और ये मेंबर हमारा C होता। ठीक है, तो हमें कहता कि इस मेंबर पे हमें फोर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो इस मेंबर पे फोर्स बोलता कि AC मेंबर का फोर्स निकालो। तो अब हम क्या करते हैं, AC मेंबर का फोर्स करने का तो हम इस वाले ज्वाइंट को उठा लेते हैं। हमें इसका एक रिएक्शन पता लग गया RA, और हमको फोर्स FAC पता करना है और हमें ये भी नहीं पता है, तो हम इसका FBD डाल कर लेते हैं। सपोज करो इस तरह FBD, तो सपोज ये हमारा हम इस कंडीशन को उठा रहे हैं। ठीक है, इस ज्वाइंट को उठा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे FBD ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारा आता ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी फोर्स हो जाती है F। सपोज करो ये हमारा मेंबर D होता। ठीक है, ये ज्वाइंट D होता, तो ये हमारा कितना होता FAD, और ये फोर्स हो जाती है हमारी FAC। ठीक है, ये फोर्स हमारी हो जाती FAC। ठीक, ये FAD और FAC। ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है RA। ठीक, और ये रिएक्शन हमको पता है कितना है 50, हमने अभी निकाला है, यहाँ पे निकाला हमने। ये रिएक्शन हमको पता लगेगा कि कितना है 50। अब ये रिएक्शन 50 हो गया, अब FAC है और FAD, तो क्या हम निकाल सकते हैं FAC? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सपोज करो कि ये एंगल 60 होता है, ये मान लो, तो हम क्या करेंगे, FX इक्वल टू 0 और FY इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट में हम सिर्फ 2 फोर्स लेंगे। ठीक है, दो इक्विवेलेंट इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, FY इक्वल टू 0। तो क्या ये वाला जब हम ग्राफ प्लॉट करते, इसको हम जब y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा FAC साइन 60। तो अगर हम y को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, FAC साइन 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, RA 50। तो यहाँ से हम FAC पता कर लेंगे इजीली, वेरी इजीली। ठीक है,
तो इसी तरह हम हर ज्वाइंट पे लगा करके उसकी जो जिस ज्वाइंट का फोर्स की पूछ रहा है, जिस मेंबर पे फोर्स पूछ रहा है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट ध्यान रहे कि मेथड ऑफ ज्वाइंट वहीं पे लगेगा जहां पे मैक्सिमम 2 अननोन मेंबर हों, 2 अननोन फोर्सेस हों, वहां पे हम लगा के पता कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा अननोन हों तो वहां पे हम मेथड ऑफ ज्वाइंट नहीं लगा सकते, फिर हमें उसके लिए मेथड ऑफ सेक्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन आप 2 से ज़्यादा के ज्वाइंट पे लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम उसकी भी लिमिट है कि 3 से ज़्यादा पे नहीं लगा सकते, तो आपको उस हिसाब से मेंबर को कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह हर जिस मेंबर पे आपको फोर्स निकालनी है उसका एफएडी ड्रा करो, उसकी फोर्स ड्रा करो और वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये हमने बनाया, जो हम आपको ड्रा कर रहे थे कि मान लो सपोज करो ये सी होता है, ये डी होता है, जैसे करके, तो वैसे फोर्स आप जिस ज्वाइंट पे आपको निकालना होगा वैसे आप करके इसको निकाल सकते हैं, चाहे जिस ज्वाइंट को। मतलब आपको रिएक्शन पता करना होगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन पता करना होगा उस पहले पूरे ट्रेस को, बिना एफडी ड्रा किए उस पूरे ट्रस का जो है, चाहे जैसी भी उसकी मेंबर की डिज़ाइन है, उसका सबसे पहले रिएक्शन पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन से रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है, उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, वो सब पता करके फिर उसके ज्वाइंट को 1 बाय 1 तोड़ करके उसके मेंबर के फोर्स को पता कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा आ जाता है कि मेथड ऑफ सेक्शन क्या है। मेथड ऑफ सेक्शन का अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ सेक्शन, तो मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है कि जो हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है ना कि आप ये देखो एक लॉन्ग ट्रस है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है ना कि इसमें अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक रिएक्शन होता और एक रिएक्शन यहाँ पे होता। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे होता, तो इस रिएक्शन के थ्रू हम अगर कोई फोर्स P1 P2 P3 ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू होगी कुछ सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन को निकाल लेंगे। लेकिन अगर जैसे बीच का मेंबर हमको पता करना है, जैसे ये वाला मेंबर हमको पता करना है, तो हमें ध्यान से देखो, सपोज करो कि ये हमारा मेंबर होता, ये मेंबर हमारा डी होता सपोज करो। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी होती कि इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। तो देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे कितने अननोन मिल जाते हैं। पहला एक ये अननोन मिलता, एक ये अननोन मिल जाता, एक ये अननोन मिल जाता, एक ये अननोन मिल जाता। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 इस ज्वाइंट पे 4 अननोन मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको सेक्शन काट देंगे, तो सेक्शन जब काटेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 1 2 और एक तीसरा अननोन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये सेक्शन काटने के बाद कुछ कैसा बन जाता, ऐसे बन जाता कि इस पॉइंट को मैं उठाता यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं उठाता तो ये क्या आता, एक इसमें P1 फोर्स लगा होता और एक डाउनवर्ड होता और एक इस तरह। ठीक, इसका कुछ एंगल होता और सपोज करो हमको ये पता करना होता है कि FD वाला जो फोर्स है ये बता दो, ये वाला मेंबर का, तो यहाँ होता, तो इसका कुछ लेंथ दी होती, कुछ होगा ऐसा, तो यहाँ से एंगल पता लगेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 अननोन है और एक एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है जिसकी वैल्यू कुछ दी होती मान लो। तो हम यहाँ से इसका यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। एक फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड मोमेंट। तो इसको अगर हम लगाते हैं तो ये आराम से एफडी फोर्स इन एफडी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं कि भाई क्या क्या होता है, देखो ऐसे सेक्शन है, आप कट कर लो, सेक्शन कट कर लो, कोई भी सेक्शन उठाओ कट कर लो और उसकी फोर्सेज जो हैं उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देना चाहता हूँ कि सपोज करो कि अगर मेथड ऑफ जॉइंट की बात करता मैं कि चलो मेथड ऑफ जॉइंट है। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट होता तो मैं इसको क्या लिखता कि अगर मेथड ऑफ जॉइंट की कंडीशन में लगाऊंगा तो मैं वहाँ पे 3 फोर्सेस की बात करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता। ठीक है, कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी मेथड ऑफ जॉइंट का जब हम केस उठाएंगे तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अननोन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 अननोन उस जगह पे होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा अननोन हो जाते हैं, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा अगर अननोन हो जाएं तो वहाँ पे हम मेथड ऑफ जॉइंट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो और अगर लगाएंगे तो सिर्फ दो इक्विलिब्रियम कंडीशन पुट करेंगे, Fx Fy इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वही वाला जो हमने आपको पिछले बताया था कि सपोज करो यहाँ पे एक रिएक्शन RA लगा होता और ये फोर्स होती FAD और ये फोर्स होती FAC। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 2 मेंबर अननोन है, एक R की वैल्यू सपोज 50 होती तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट
लगाते, क्योंकि यहाँ 2 अननोन है, मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा करके हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते। ठीक, अब ये तो पहला किस्सा है। दूसरा किस्सा है मेथड ऑफ सेक्शन का। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन क्या है? ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन जब लगाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमें इस बात ध्यान रखना कि ये तब कंडीशन लगती है जब जॉइंट से हम सॉल्व ना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे 2 अननोन है, तो यहाँ पे मोर देन 2 अननोन। ठीक है, मोर देन 2 अननोन, जहाँ पे मोर देन 2 अननोन हो, जहाँ पे मोर देन 2 अननोन है, वहाँ पे हम लगाएंगे मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, कि सपोज कर लो कि यहाँ पे यही वाला कंडीशन होता, अगर हाँ ठीक है, मोर देन 2 अननोन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे हम 2 इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लगा देंगे, 3 इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लगाएंगे। कौन कौन सी? एक सम ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, एक सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड तीसरा हमारा जो आ जाएगा सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। मतलब हम जब मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे तो हमारा एक कंडीशन बढ़ जाएगा कि हमें मोमेंट भी लेना पड़ेगा उस ज्वाइंट पे, तो हमें पता चलेगा कि भाई उस पर कितने कौन सी फोर्स को निकाल रहे हैं और उस पर कितने मेंबर हैं और उसका फाइनल आंसर क्या आएगा। बट ध्यान रहे कि मेथड ऑफ सेक्शन लगाना तब जब मोर देन 2 अननोन हो, बट मैक्सिमम इसकी भी कंडीशन है, मैक्सिमम लगा सकते हैं 3 अननोन मेंबर के लिए। ठीक है, 3 अननोन मेंबर जहाँ पे हों, मैक्सिमम 3, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आप लगा सकते हो। तो आपको ऐसे सेक्शन कट करना पड़ेगा कि जहाँ पे 3 से ज़्यादा मेंबर अननोन फोर्स में ना हो, नहीं तो हम वहाँ पे भी निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम सेक्शन कट करेंगे कि भाई देखो यहाँ पे 3 अननोन के हिसाब से कट करें ताकि हम इसको आराम से फाइंड कर सकें। वहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगेंगे, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड मोमेंट इक्वल टू 0 लगा करके उसको हम कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट में सिर्फ 2 लगेंगी। ठीक, ये आपका टोटल मेथड ज्वाइंट मेथड ऑफ सेक्शन का रहा। ये आपका स्पेशल लोडिंग कंडीशन है कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन में 2 कोलिनियर फोर्सेज लगे हुए, फोर्स इन अपोजिट मेंबर इंटरसेक्टिंग इन 2 स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट पर परफेक्टली इक्वल। ठीक है, लाइन एट ज्वाइंट परफेक्टली इक्वल। आप देखो ध्यान से, तो क्या ये कोलिनियर है? हाँ भैया, ये कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है मतलब कि एक ही से पास कर रहा है। ठीक है, ये कोलिनियर है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फोर्स इन अपोजिट मेंबर इंटरसेक्टिंग इन 2 स्ट्रेट लाइन एट ज्वाइंट आर परफेक्टली इक्वल। सिंपल सी बात है कि जब अगर 2 ज्वाइंट करेंगे तो उनका जो है फोर्स जो है वो इक्वली होगा अगर कोलिनियर है तो। ठीक, और ये टी जंक्शन की बात कर रहा है कि व्हेन लोड अलाइन विथ थर्ड मेंबर। ठीक है, कोई लोड है जो अलाइन विथ थर्ड मेंबर है, द थर्ड मेंबर फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सटर्नल लोड। जो थर्ड मेंबर का जो लोड होगा एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा? एक्सटर्नल लोड के। ठीक है, दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर हमारा सपोज करो ये कोई अनलोडेड वी ज्वाइंट है, ऐसे मान लो, ऐसे सपोज ये अनलोडेड वी ज्वाइंट। ठीक है, तो ये अनलोडेड वी ज्वाइंट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन ज्वाइंट कनेक्टेड ओनली टू नॉन कोलिनियर मतलब कि वो एक से पास नहीं कर रहा है, मतलब एक नॉन कोलिनियर हो गया ना, एक कोलिनियर कहाँ है? ठीक है, ये कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब कि एक ज्वाइंट से एक जगह से ये पास कर रहा है लेकिन कोलिनियर नहीं है, ये कंकरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि कंकरेंट मेंबर है। ठीक है, लेकिन नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो अगर नॉन कोलिनियर मेंबर है तो उसमें क्या है, उसका कंडीशन ये है कि फोर्स इन बोथ मेंबर इज इक्वल टू 0। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो, तो इस मेंबर का और इस मेंबर का, दोनों मेंबर का फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। स्पेशल कंडीशन है। तो वही कह रहा कि व्हेन ज्वाइंट कनेक्टेड टू नॉन कोलिनियर मेंबर विथ नो एक्सटर्नल लोड, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, द फोर्स बोथ इन मेंबर मस्ट बी इक्वल टू एग्जैक्टली 0। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं कि इसी को मैं यहाँ बनाता हूँ कि ऐसे मान लो सपोज करके है, ठीक है, या ऐसे करके है कोई मेंबर। ठीक है, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना इधर से लग रही हो ना इधर से लग रही हो, तो इन दोनों में इसका जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स इन बोथ मेंबर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है। जब आप ट्रस को सॉल्व करोगे तो आपको कई जगहों पे ये इजीली आपको दिख जाएगा कि यार इस मेंबर में फोर्स 0 है। और ऐसे गेट के एग्जाम में, जैसे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक ट्रस देगा और बोलेगा इस मेंबर की फोर्स पता करो। तो कई बार क्या होता है ना, हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है, हमें वो देख के समझ में आता है कि भाई इसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है और ये दोनों मेंबर जो है नॉन कोलिनियर है,
बट कंकरेंट है तो यार इसमें तो सीधा जीरो हो जाएगा, तो उसको देख करके ऑप्शन आप मार देते हैं कि आंसर इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही है कि फोर्स मेंबर को हमको पता करना है कि जीरो फोर्स मेंबर हैं कौन से, तो पता करना हो तो यही यहाँ पे कंडीशन है कि जीरो फोर्स मेंबर जो हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। देखो किसी भी ज्वाइंट को, कोई भी ज्वाइंट है, कोई भी ज्वाइंट अगर हम उसको उठाते हैं, ठीक है, ज्वाइंट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड सपोर्टेड रिएक्शन, ठीक है, अगर है तो वहां पे देखो इफ एस, मतलब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि सपोज करो हमने कोई ज्वाइंट उठाया, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, अगर ये कंडीशन सच है कि हाँ भाई लग रहा है उस पर, तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सपोज करो हमने एक ज्वाइंट उठाया, ये ज्वाइंट था और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये ज्वाइंट था, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, सपोज एफ फोर्स लग रहा था। तो अब इस मेंबर में ये दोनों मेंबर जो हैं वो जीरो नहीं हो सकते। अब हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि इफ द ज्वाइंट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, हाँ अगर है तो उसको कैलकुलेट करके हमके इन दोनों मेंबर की फोर्स को पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल लोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, इफ नो देन प्रोसीड। क्या प्रोसीड कि अब हमें पता करना पड़ेगा कि उसमें मेंबर कितने हैं। अगर यहाँ पे बोला है एग्जैक्टली 2 मेंबर हो, तो बोथ है जीरो फोर्सेस। अगर उसमें 2 मेंबर, दे सपोज करो यही वाला था, ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स नहीं होता तो इन दोनों मेंबर की जो वैल्यू आती, जो जिनका फोर्स आता वो जीरो हो जाता। लेकिन अगर कर रहा है एग्जैक्टली 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आर 2 ऑफ देम इज कोलिनियर। अगर 3 मेंबर हों, सपोज ये आप सपोज कर लो कि हम आपको बता रहे हैं कि ये एक मेंबर ये है, ये 2 मेंबर हो गए, और एक मेरा हाथ मान लो, ये तीसरा मेंबर हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स पे नहीं लग रहा हो, ध्यान रखना कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर कोई भी मेंबर हो, कोई भी ज्वाइंट हो, हमें उस पर पहले देखना है कि अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो और वो दो ज्वाइंट कनेक्टेड हो, नॉन कोलिनियर पोजीशन में हो, तो उन दोनों का फोर्स सीधा जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा कंडीशन है कि अगर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड न लग रहा हो, लेकिन उस मेंबर में, उस ज्वाइंट पे 3 मेंबर हो, सपोज करें 3 मेंबर हैं और 2 मेंबर इस तरह कनेक्टेड हो और 1 मेंबर इस तरह कनेक्टेड हो। तो अगर जहाँ पे 2 मेंबर कोलिनियर हो, तो जो तीसरा मेंबर कनेक्टेड है उसकी फोर्स जीरो हो जाएगी। तो वही बोल रहा है 2 मेंबर, द थर्ड मेंबर इज जीरो फोर्स मेंबर। तो जो तीसरा मेंबर होगा, मतलब ये 2 कोलिनियर हैं और एक ये, तो इसकी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों मेंबर है ना, वो इक्वल फोर्स के होंगे, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा आपके टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर पे। तो इनका जो इक्वल होगा, क्योंकि कोलिनियर है तो फोर्स इनकी इक्वल होगी, बट इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। बट ये जो तीसरी फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। बट कंडीशन ये है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर कहीं पे कोई नीचे से या कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स में एक्ट कर रही है तो ये कंडीशन लागू नहीं होती, ठीक है। तो वो यही कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे 2 मेंबर है, तो यहाँ पे देखो 2 मेंबर है, यहाँ 2 मेंबर था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, तो ये जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे कोई टी सेक्शन है और इसके कोलिनियर है, तो वो उसका जो तीसरा मेंबर है वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि सपोज करो कि मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक स्ट्रक्चर इस तरह कुछ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस तरह कुछ है। यहाँ पे सपोज करो ये फिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ पे सपोज करो एक फिक्स कर दिया, और यहाँ पे चलो इस स्ट्रक्चर को मैंने बढ़ा दिया, कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा दी, यहाँ पे एक फोर्स लगा दी F इक्वल टू मान लो 15 न्यूटन की, ठीक। और मेंबर हमने रखते हैं A B C D E F, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कंडीशन हम जो हमने बताई वो हमको बता रहे हैं। अगर हमको पता करना हो कि जीरो फोर्स मेंबर, तो हम जो पिछला वाला इक्वेशन आपको दिए तो वो उसी को ध्यान रखो। अगर हम इस जॉइंट को देखें बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, पहले हम इसको समझेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन लगा के। इस जॉइंट पे हम उठाएंगे, अगर देखेंगे तो एक चीज नोटिस करो, क्या इस जॉइंट पे 2 मेंबर लगे हुए हैं? हाँ, क्या है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर FBC है और एक मेंबर क्या है, FBA है। 2 मेंबर लगे हुए हैं।
बट ध्यान रखो जब दो मेंबर हों तो क्या इन दोनों का पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ कि FBC इक्वल टू 0 एंड FBA इक्वल टू 0? तो कहोगे कैसे भाई? वही कंडीशन कि जब दो मेंबर नॉन कोलिनियर हों और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो तो उन दोनों का जो दोनों मेंबर का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। यही तो स्पेशल कंडीशन है। तो वही तो हमने किया, सिंपल सी बात है। दो मेंबर हैं जिन पर नहीं लग रहा है तो उनका फोर्स 0 हो जाएगा। बट यही कंडीशन, इसी कंडीशन को इस वाले कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं कि अगर इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये दो मेंबर हैं, ये दोनों मेंबर भी नॉन कोलिनियर है, लेकिन इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा? नहीं भाई, इसमें कंडीशन आ गई 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरा कैसे, अगर इसी को मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं कि भाई इसको मैं इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करता हूँ, तो इसी मेंबर को उठा के यहाँ प्लॉट करो। सपोज ये है, ठीक है, तो ये आपकी जॉइंट बी थी, तो ये फोर्स हो जाएगी, ये सी थी, ये फोर्स हो जाएगी FBC और ये फोर्स हो जाएगी ये जॉइंट आपका ये था तो FAB। ठीक है, हमने यहाँ से डायरेक्टली पता कर लिया कि 0 होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, तो जॉइंट है, मेथड ऑफ जॉइंट लगा रहे हैं, तो फोर्स इन x डायरेक्शन समा फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में क्या है? FBC, तो FBC इक्वल टू 0। फोर्स इन y डायरेक्शन क्या है? 0, तो FBA इक्वल टू 0। बात समझ गए? तो यहाँ पे दोनों फोर्स आपके 0 हो गए। तो यहाँ से भी निकालोगे तो 0 आ जाएगा, और आप लोडिंग कंडीशन भी लगा करके स्पेशल कंडीशन लगा कर समझोगे तो ये भी 0 होगा। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि 0 है और यहाँ से भी पता लग गया आपको 0 है। ठीक है, तो ये है आपका 0 फोर्स मेंबर निकाल। इसी तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर में आप लगा कर निकाल सकते हो। ठीक, तो हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ट्रस्ट का, इतना ही सा कॉन्सेप्ट है, और इसको हमको इंप्लीमेंट करके सॉल्व कर करके क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बेसिक जो हमने पढ़ा है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि विच मेंबर इज मोस्ट इफिशियंट? कौन सा मेंबर सबसे ज़्यादा इफिशियंट है? इफ द फोर्स इन ओनली वन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ लार्ज ट्रस्ट डिजायर। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक मेंबर पे का फोर्स में पता करना हो, लेकिन ट्रस्ट जो है वो लंबी हो, बहुत लंबी हो, तो हमें पता करना हो तो क्या होगा भाई? जब हमारी ट्रस्ट की लेंथ बहुत बड़ी हो और उसके किसी एक मेंबर का जो है हमें फोर्स पता करना हो, डिज़ायरेबल जिसको हम निकालना चाहें। मतलब सपोज करो कि ऐसे ढेर सारा लगा हो ट्रस्ट, ऐसे 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 तमाम ट्रस्ट की डिज़ाइन हो। ठीक है, और ये कनेक्टेड हो। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ फोर्स एक्सटर्नल लग रही हो और कुछ बोल दे कि यहाँ बीच वाले का पता करो, बोले कि इस मेंबर का जो है आप जो है मुझे फोर्स निकाल के दिखाओ। तो क्या करोगे? आप जॉइंट से निकालोगे तो एक आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन क्या करोगे आप सेक्शन कट कर दो। बात समझ रहे हो? आप ध्यान से सेक्शन कट करना कि ऐसे कट करो कि मुझे मैक्सिमम 3 मेंबर अननोन मिले। तो वही बोल रहा है कि भाई कौन सा ज़्यादा इफिशियंट है। अगर हम लार्ज ट्रस्ट के लिए सॉल्व करें तो भाई देखो, मेथड ऑफ जॉइंट तो यार ज़्यादा ट्रस्ट बड़ी ना हो उसके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ सेक्शन लगा करके हम बड़े से बड़े ट्रस्ट में उसके जो डिज़ायरेबल एक फोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं। बट ध्यान रहे 3 अननोन, हम सेक्शन को कट करेंगे ऐसा कि 3 मेंबर मिले वहाँ पे जो अननोन हो, उससे ज़्यादा नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ एन एक्सटर्नल लोड P इज अप्लाइड एट जॉइंट एंड अलाइन परफेक्टली विथ वन ऑफ द 3 मेंबर, ध्यान देना, वन ऑफ द 3 मेंबर मीटिंग एट ए जॉइंट, what can be concluded about the force in that aligned member? तो भैया if the 2 other member are collinear, ध्यान दो, 2 अदर मेंबर कोलिनियर हैं और एक उस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा हो, तो जो थर्ड वाला लोड है अब यहाँ 0 नहीं होगा, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू हो जाएगी जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसके बराबर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द फोर्स इन द मेंबर इज 0, नहीं, अब 0 नहीं होगी। कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल लोड नहीं लगना चाहिए। तब जब एक्सटर्नल लोड नहीं लगेगा तब 2 जब कोलिनियर होंगे, मैंने आपको बताया जब एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा होगा और 2 मेंबर कोलिनियर होंगे तो जिसका तीसरा मेंबर होगा उसकी फोर्स 0 हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो नहीं होगी, तब वहाँ पे क्या होगा कि जो उस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी। तो द फोर्स इन दैट मेंबर इज इक्वल टू द लोड ऑफ P, जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसके बराबर हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, गलती से तुम इसको सब घोल मोल मत करना, घोल मत नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच व्हेन यूजिंग द मेंबर ऑफ जॉइंट, ध्यान रखो मेंबर ऑफ जॉइंट बोल दिया, ठीक है, मैं सॉरी मेथड ऑफ जॉइंट बोल दिया, मेथड ऑफ जॉइंट टू द
to analyze a simple truss, how many independent equation of the equilibrium can be written? भाई मेथड ऑफ जॉइंट के लिए मैंने क्या बताया, मेथड ऑफ जॉइंट लगाना है तो मेथड ऑफ जॉइंट अगर लगाना है तो सिर्फ दो इक्वेशन होगी, फोर्स इन सम ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ दो फोर्स लगेंगी, सिर्फ दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगेंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होगा? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, सम ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट उसके वो भी 0। तो यहाँ पे 3 चाहिए और वहाँ पे 2 चाहिए जॉइंट में, ठीक है। ये जॉइंट का कंडीशन है, ये सेक्शन का कंडीशन है, ठीक। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर बन रहा है भाई? 1 चाहिए, नहीं 1 कहाँ चाहिए, 3 चाहिए, नहीं 3 तो सेक्शन में चाहिए, सेक्शन के लिए 4 चाहिए, नहीं आंसर 2, ठीक है। तो हमें जॉइंट किस कंडीशन में सिर्फ 2 किलोमीटर चाहिए, fx एंड fy लगा के सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा गेट का है, ठीक है, ये हमारा गेट का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला है द फिगर शो इन द पिन जॉइंटेड प्लान ट्रस्ट, ये पॉइंट अभी हैंगिंग मास ऑफ 100 न्यूटन, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये मास लगा हुआ है 100 न्यूटन। द मेंबर एलन, इस वाला मेंबर जो ये वाला मेंबर है, द मेंबर एलन ऑफ द ट्रस्ट इज सब्जेक्टेड टू द लोड ऑफ, क्या होगा? तो भाई तुम इसका अगर ध्यान से देखो, इसको हम उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे इस जॉइंट पे लग रहा है एलन पे, इसको हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। आओ इसको प्लॉट करते हैं। तो देखो एल जॉइंट है, इस पे एक फोर्स लग रही, कौन सी? एल एम, फोर्स है एल एम। दूसरी तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? ये जॉइंट हमारा कौन सा है? एल जॉइंट है। दूसरी कौन सी फोर्स है? एल के, फोर्स एल के, ठीक। तीसरा फोर्स कौन सी है? यहाँ पे नीचे लग रही है, फोर्स कौन सी है? एल एन, फोर्स एल एन। अब पूछा क्या है? हमें एल एन का पता करना है, ठीक है, एल एन का पता करना है। तो मैं क्या यहाँ पे आसानी से पुट कर सकता हूँ? सम ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो फोर्स एक्स डायरेक्शन क्या है? एल एम इक्वल टू एल के, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स एल एम इक्वल टू फोर्स एल के, ठीक। भाई आपको मैं अभी दिखाऊंगा दूसरे तरीके से। फोर्स एफ वाई, फोर्स इन एफ डायरेक्शन इक्वल टू 0 अगर पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक ही है, तो एफ एल एन इक्वल टू 0। यहां से क्या तुम्हें समझ में आया कि फोर्स इन एल एन इक्वल टू 0। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 0 न्यूटन फोर्स। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, ध्यान दो। मैंने क्या कंडीशन बताई? अभी आपको बताई मैंने, अभी क्या आपको बताई कि जब दो मेंबर कोलिनियर हो और उस पर तीसरा मेंबर लग रहा हो, तो जो दो मेंबर कोलिनियर हो, तीसरा मेंबर लग रहा हो और उस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं हो, तो वहां स्पेशल कंडीशन क्या है कि भाई कोलिनियर मेंबर के अलावा जो तीसरा मेंबर है उसकी फोर्स 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दो मेंबर कोलिनियर हैं? हाँ, एफ फोर्स इन एल के और एल एम, ये दोनों कोलिनियर हो गए, तो तीसरा वाला फोर्स सीधे 0 होता। हम इसको देख के आंसर मार सकते थे, बट मैं आपको इक्वेशन लगा के भी सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई देखो 0 तब भी होगा, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के दिए जाते हैं ताकि आप परेशान हो, आपको लगे यार ये हो सकता है, और मैं लिख के दे रहा हूँ। आप जितना पॉसिबिलिटी सोचोगे ना, इस सारे ऑप्शन में होंगे, मिल जाएंगे आपको। आप अगर गलती सोचे तो ऑप्शन मिलेंगे और फिर आपका खत्म, ठीक। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही, कि ये भी गेट का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, ये भी गेट का क्वेश्चन है, गेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। Two identical truss supported a load of 100 Newton as shown in figure. The length of each truss is 100 Newton, cross section area something. E ने फोर्स, अब बोल रहा है कि इसका फोर्स पता करना है, एफ ए बी का फोर्स हमको पता करना है। बहुत अच्छा, आसानी से है। क्या तुम्हें ये लैमिज इक्वेशन की तरह दिख रहा है? अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फोर्स एफ ए बी एंड फोर्स एफ बी सी। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, फ्री बॉडी डायग्राम बीसी बना रहा हूं, और एक 100 न्यूटन का लग रहा है। क्या है? 100 न्यूटन दो लग रहा है। अब ध्यान देखो, एंगल कितना है? ये 30। जब ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना है? 90। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा?
ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल एंगल हो जाएगा 120 का, ठीक। ये भी 30 है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 120 का, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला कितना हो जाएगा, देखो ये 120, ये 120, अगर इसको मारा 180 हो जाएगा, तो 180 में से 30 60 निकाल दो, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 आ गया। अब लंबी इक्वेशन लगा सकते हैं, एफ ए बी, फोर्स इन ए बी डिवाइड बाई 100, सॉरी अपोजिट एंगल लेंगे, तो साइन 120 इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइड बाई अपोजिट एंगल साइन 120, ध्यान देना, ठीक है। इसी तरह मैं तीसरे को भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 की चाहिए, तो मैं 2 की लिख के निकाल रहा हूं। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एफ ए बी, ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो भाई, 120 को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये 120 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 100। तो एफ ए बी, फोर्स इन मेंबर ए बी इक्वल टू 100 न्यूटन। तो जो ए बी मेंबर में जो फोर्स है वो भी कितना होगा, 100 न्यूटन ही होगा। और अगर मैं इसको इक्वेट करके अगर तीसरी इक्वेशन एफ बी सी को भी करूंगा तो वो भी सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। मतलब कि फोर्स इन मेंबर ए, फोर्स इन मेंबर बी सी और फोर्स इन ये जो 100 न्यूटन है, इसमें सब में 100 न्यूटन ही आपको मिलेगा। तो वही बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल ट्रस सपोर्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन शोन इन द फिगर, द लेंथ ऑफ ईच ट्रस इतना। तो वो सबको छोड़ो, आप सीधा इक्वेशन लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको फोर्स पता करना है, तो आप यहाँ सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हो, साइन एंगल वैल्यू पुट करो, कट पिट जाके आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि भाई जो हमने बताया उसका ब्रीफली तरीके से। मेथड ऑफ जॉइंट अगर आप लगाएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइंडिंग द फोर्सेस इन द मेंबर, सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, उसकी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को फाइंड करना है। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड हो गई तो फिर उसके हर एक जॉइंट पे जा करके आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन फोर्स इन एफ एक्स एंड एफ आई इक्वल टू 0 करके पुट करके वहाँ से सारे आप फोर्स निकाल सकते हो। बस ध्यान रहे मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स मेंबर के लिए ही आप लगा सकते हो मेथड ऑफ जॉइंट। वही मेथड ऑफ सेक्शन की बात करें तो क्या कर सकते हो, आपको पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको कट करना पड़ेगा ऐसी जगह से जहाँ पे मैक्सिमम 3 अननोन मिले। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि 4 अननोन कट जाए फिर उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए। 3 अननोन मैक्सिमम कट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे फोर्स एफ एक्स, वहाँ पे फोर्स आपको 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी। 3 कंडीशन एफ एक्स, एफ वाई एंड मोमेंट, ये तीनों लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे ट्रस का कैसे हम एनालिसिस करते हैं। मैंने 1 बाय 1 करके बता दिया कि ट्रस की स्टेबिलिटी पता करना हो, ट्रस का एनालिसिस करना हो और तो कैसे हम पता कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हर हर महादेव।